Hello students, today we are going to study one of the most important topic of your book, that is DNA fingerprinting. ये सुपर डुपर इम्पॉर्टेंट है, इसको स्टार 5 स्टार मार्क कर लो, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी और नीट के लिए भी। तो DNA फिंगरप्रिंटिंग, एज यू नो हमारे फिंगरप्रिंट्स यूनिक होते हैं हर इंडिविजुअल के, और हम फिंगरप्रिंट्स के बेसिस पे आइडेंटिफाई कर पाते हैं लोगों को। When we are talking about DNA fingerprints, जब दो लोगों के DNA को कंपेयर करना है तो DNA हमारा बहुत लंबा है। वी नो DNA की लेंथ कितनी है, 3.3 × 10⁹ बेस पेयर्स। इतने लंबे DNA को क्या दो इंडिविजुअल्स के इतने लंबे DNA को एज अ होल कंपेयर कर पाना पॉसिबल है? ऑफ कोर्स नॉट। तो हम DNA में से कुछ खास यूनिक पोर्शंस को देखते हैं जो सभी में डिफरेंट होते हैं, और उसके बेसिस पे हम DNA का कंपैरिजन करते हैं डिफरेंट इंडिविजुअल्स में। तो दैट इज DNA फिंगरप्रिंटिंग। डिटेल में अभी बात करेंगे। दिस इज अ वेरी क्विक वे टू कंपेयर द DNA सीक्वेंस ऑफ टू इंडिविजुअल्स। जब हम किसी के DNA की बात करें तो कहीं पर हमने कोई DNA सैंपल लिया, तो जो पूरा DNA है, अगर उस पूरे DNA को हम सेंट्रीफ्यूज कर दें, डेंसिटी के ग्रेडियंट पे डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन कर दें। इससे पहले भी हमने एक जगह एक एक्सपेरिमेंट में किया है, याद करके मुझे बताना कमेंट बॉक्स में कहाँ पर हमने डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन किया था। तो जब हम इसका सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे तो पहले तो देखो हमें क्या मिलेगा। हमको DNA एक ऐसी पीक मिलेगी और एक ऐसी छोटी सी पीक मिलेगी। जो हमको एक बड़ी सी पीक मिलेगी दैट विल बी द बल्क DNA, दैट विल बी द बल्क DNA। वो पूरा DNA है बल्क DNA। और जो छोटी सी हमको पीक मिली है वो है सैटेलाइट DNA की, वो है सैटेलाइट DNA। क्या है? जो सैटेलाइट DNA, ये वाला जो हमको मिला है ये 99.9% DNA है। ये DNA कोड कर रहा है किसी ना किसी इंफॉर्मेशन को, जबकि दूसरा सिर्फ कितना बचा है, ये अगर ये 99.9% हो गया है तो ये कितना बचा है, 0.1%। ऐसा पोर्शन है जो कोड नहीं कर रहा किसी प्रोटीन को, इट्स नॉन कोडिंग, पर फिर भी स्ट्रक्चरल रोल प्ले कर रहा है, काम का नहीं है, नॉन कोडिंग है। प्रोटीन नहीं कोड कर रहा है, काम का है हमारे। अभी हम देखेंगे कि ये हमारे काम आएगा DNA फिंगरप्रिंटिंग में। तो ये समझ में आ गया पहले कि हम पूरे DNA का सेंट्रीफ्यूगेशन कर दें तो एक हमको बल्क DNA मिलेगा, उसकी हाई पीक मिलेगी, और एक छोटी सी पीक आएगी दैट विल बी सैटेलाइट DNA। और इसके अंदर क्या होंगे, रेपिटेटिव DNA। सैटेलाइट DNA के अंदर क्या होगा, रेपिटेटिव DNA। रेपिटेटिव DNA क्या होगा, DNA का वो कुछ ऐसा सेगमेंट जो बार बार रिपीट हो रहा है। सी पूरे DNA को हमने डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन किया है, ये पूरा DNA है, और हमको क्या मिला, एक ये मेन बैंड मिला है और ये छोटा छोटा ये सैटेलाइट बैंड्स मिले हैं। तो मेन बैंड हमको ये पीक मिलेगी, लार्ज पीक मिलेगी, और ये छोटी सी पीक मिली है सैटेलाइट DNA की। अब ये सैटेलाइट DNA, बात समझ में आई कि यहाँ पर कुछ एक सेगमेंट रेपिटेटेड होते हैं, रेपिटेटिव DNA होते हैं। अब रेपिटेटिव DNA हम देखते हैं ये क्या होता है। जो हमारा सैटेलाइट DNA है, सैटेलाइट DNA जो है हमारा, इस सैटेलाइट DNA को भी हम कुछ कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। ऑन व्हाट बेसिस? 3 बेसिस है। ATGC रेशियो, ATGC हम याद करते हैं ना, AT पेयर करते हैं आपस में और GC आए थे चले गए, तो ATGC का रेशियो कितना कितना है, उसके बेसिस पे DNA फ्रेगमेंट की लेंथ के बेसिस पे, लेंथ ऑफ द सेगमेंट, जो रिपीटेड यूनिट है वो कितनी लेंथ है उसकी, कितना रिपीट है, और कितने नंबर ऑफ टाइम्स है, कितना नंबर ऑफ रिपीटेटिव यूनिट है। कोई किसी इंडिविजुअल में वो सेम रिपीट, सपोज GACC, किसी इंडिविजुअल में GACC 5 टाइम्स रिपीटेड है, किसी में 50 और किसी में 500 टाइम्स रिपीटेड है। हर इंडिविजुअल में उसका नंबर ऑफ रिपीटेशन डिफरेंट है। तो वो ऑन 3 बेसिस ATGC का रेशियो, उसकी लेंथ DNA सेगमेंट की और
नंबर ऑफ रेपिटेटिव यूनिट्स के बेसिस पे सैटेलाइट डीएनए को हम डिवाइड कर सकते हैं मिनी सैटेलाइट एंड माइक्रो सैटेलाइट। माइक्रो सैटेलाइट और दूसरा है मिनी सैटेलाइट। ये जो माइक्रो सैटेलाइट है, ये माइक्रो सैटेलाइट लगभग 1 बेस पेयर से लेकर 8 बेस पेयर्स तक होते हैं। इसमें छोटा सा सीक्वेंस होता है। माइक्रो बहुत छोटा होता है, मिनी थोड़ा बड़ा होता है। मिनी में क्या आ जाएगा, 10 से लेके 80 नाइट्रोजन बेस पेयर्स तक की यूनिट आ जाएगी। कहाँ पर, मिनी सैटेलाइट में। ये क्या है, रिपीटेड डीएनए है, मींस कुछ एक सेगमेंट है, कुछ एक सीक्वेंस है जो रिपीटेड है। कितने बार रिपीट है, थोड़ा ही रिपीट है। ये माइक्रो सैटेलाइट है, थोड़ा बड़ा छोटा सा सेगमेंट है, सिर्फ 5, 6, 7 बेस पेयर्स का, तो वो माइक्रो सैटेलाइट है। 10 से लेके 80 बेस पेयर्स तक का सेगमेंट है, वो ही सेगमेंट रिपीट हो रहा है बार बार, दैट इज मिनी सैटेलाइट। ये बात क्लियर हो गई है, तो आगे बढ़ें। आगे हम देखेंगे ये मिनी सैटेलाइट के अंदर एक चीज आएगी VNTR, हम इसको यूज करेंगे। समझ में आई शुरू से बात? ये सारे डीएनए का 99.9% डीएनए को कंपेयर करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये सब में सेम है मोर और लेस, क्योंकि ये प्रोटीन्स बना रहा है, सभी में कुछ सिमिलर टाइप्स की प्रोटीन है। ये जो 0.1% पोर्शन है, ये नॉन कोडिंग है। अभी आप देखोगे इट्स हाईली पॉलीमॉर्फिक, मतलब यहाँ पर हाई डिग्री ऑफ म्यूटेशन है, यहाँ पर बहुत म्यूटेशन है। कितना भी म्यूटेशन हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज इट्स नॉन कोडिंग, इट्स नॉट फॉर्मिंग एनी काइंड ऑफ प्रोटीन। ये कोई प्रोटीन नहीं फॉर्म कर रहा है, ये नॉन कोडिंग है, और ये सभी में यूनिक है, क्योंकि ये कितने नंबर ऑफ टाइम्स रिपीटेड है वो सभी में अलग है। तो हम इस पोर्शन को उठाएंगे कंपैरिजन के लिए। ऑफ कोर्स इस पोर्शन को हम कंपैरिजन के लिए नहीं लेंगे। तो बल्क पोर्शन हट गया, अब सैटेलाइट की बात करेंगे। सैटेलाइट के अंदर फिर हमने बात कर ली मिनी सैटेलाइट आता है, और मिनी सैटेलाइट के अंदर अब हम देखेंगे VNTR, वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स। ये देखो पीक्स मिली है, जो बल्क डीएनए और सैटेलाइट डीएनए की छोटी पीक। तो अब हमने ऑलरेडी बात कर ली है कि जो सैटेलाइट डीएनए का रिपीटेटिव सीक्वेंस है वो कोई प्रोटीन कोड नहीं करता है, पर फिर भी वो लार्ज पोर्शन बनाता है ह्यूमन जीनोम का। उसमें हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म है, मींस हाईली म्यूटेबल है। हर किसी में म्यूटेशन हो जाते हैं उस सेगमेंट में, हर किसी में उसका नंबर ऑफ रिपीटेशन अलग अलग है, और हम इसी को यूज करेंगे अब बेसिस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। अब देखो क्या होता है, आप सभी ने क्राइम पेट्रोल देखा होगा, सब बहुत देखते होगे, दिन भर देखते रहते होगे। क्या होता है, जब किसी क्राइम सीन पे हम क्या देखते हैं, फोरेंसिक टीम बुलाते हैं और वहाँ पर बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व करते हैं क्या चीज़ें एक्चुअली वो ढूंढते हैं। कुछ भी, ब्लड मिल जाए, स्पर्म मिल जाए, बोन सेल, हेयर फॉलिकल, मतलब हेयर तो आप समझ लो इधर उधर कहीं भी गिरते ही रहते हैं, आपको पता भी नहीं चलता। तो हेयर अगर फॉलिकल के साथ मिल जाए, हेयर अगर फॉलिकल के साथ मिल जाए, यानी कि सेल है वो भी। सलाइवा, ब्लड की हम बात कर चुके हैं, तो कुछ भी, ब्लड, हेयर फॉलिकल, स्किन, बोन। स्किन हम जानते हैं ना, हमारी स्किन एपिथेलियल सेल्स शेड होती रहती है, हमेशा गिरती रहती हैं डेड सेल्स, तो उसमें वो भी तो सेल है ना। सलाइवा, स्पर्म, रेप केस है अगर, तो वहाँ सीमेन सैंपल मिल गया तो भी काम चल जाएगा। तो डीएनए का सैंपल हम किसी भी, इनमें से किसी भी सेल्स में से डीएनए सैंपल ले सकते हैं। तो फोरेंसिक टीम आके माइन्यूटली ऑब्जर्व करती है और इन्हीं चीज़ों को ढूंढती है। थोड़ा सा भी सैंपल, डीएनए सैंपल अगर मिल गया तो काम हो जाएगा। क्या काम होगा, अभी बात करते हैं। हर सेल, बॉडी की हर सेल सेम डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म शो करती है, मीन्स हर इंडिविजुअल में, उस सेल में डीएनए आप जानते हो ना सेम होगा। तो कोई भी हमको सेल मिल जाए वो क्या करेगी, सेम डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म शो करेगी। किसी भी सेल में जो रिपीटेड यूनिट है वो पॉलीमॉर्फिक है, सभी में चेंज है, म्यूटेशन होता रहता है वहाँ पर। फिर ये हमारे लिए एक यूजफुल आइडेंटिफिकेशन टूल बनता है फोरेंसिक साइंस में। पॉलीमॉर्फिज्म पेरेंट्स में थी, पेरेंट्स से हमने इनहेरिट की और हमारे अंदर और भी पॉलीमॉर्फिज्म हो गई। समझ में आ रही है? तो हमारे अंदर पेरेंट्स जैसा तो है पर और चेंजेस भी हैं। एक तो केस फोरेंसिक साइंस में, फोरेंसिक क्राइम सीन को देखने के लिए या हमें क्रिमिनल का पता करने के लिए हम यूज़ करते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। और कहाँ पर यूज़ करते हैं, पैटर्निटी टेस्टिंग।
क्या होता है, बायोलॉजिकल फादर को टेस्ट करने के लिए, पता करने के लिए भी ये यूज़ किया जाता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। एक टर्म आता है डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म। यहाँ पर देख लो, कोई पर्टिकुलर टाइप का म्यूटेशन अगर किसी पॉपुलेशन में हाई फ्रीक्वेंसी में देखा जाता है तो वो है डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म। अगर कोई म्यूटेशन किसी पॉपुलेशन में बहुत सारे इंडिविजुअल हैं, तो एक पॉपुलेशन में वो पर्टिकुलर तरीके का म्यूटेशन ज़्यादा फ्रीक्वेंसी में मिल रहा है, तो ये है डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म। पिछले ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में हमने एक टर्म देखा था SNPs, क्या थे, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, मींस पूरा न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस लंबा सा सेम है, सिर्फ एक सिंगल नाइट्रोजन बेस का डिफरेंस है। ऐसी भी 1.4 मिलियन लोकेशंस हैं। सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, ये एक वर्ड है डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म। ये टर्म भी 1 मार्क में पूछा जाता है, सो यू हैव टू रिमेंबर इट। अब देखते हैं, हम मेन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पे आ जाते हैं। इस टेक्निक को डेवलप किया था एलेक्स ज़ैफरी, बहुत इंपॉर्टेंट है साइंटिस्ट का नाम एलेक्स ज़ैफरी। एलेक्स ज़ैफरी, इससे पहले आपने इतने साइंटिस्ट याद किए, उनमें से कोई एक आधा भूल भी जाओ चलेगा। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, यू कैन नॉट फॉरगेट इट। एलेक्स ज़ैफरी ने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की टेक्निक डेवलप की थी। सबसे शुरुआत में पहली बार इन्होंने डेवलप की थी। यहाँ पर हम जान रहे हैं कि हमने क्या यूज़ किया, सैटेलाइट डीएनए। सैटेलाइट डीएनए को हम प्रोब बनाते हैं, सैटेलाइट डीएनए को एज अ प्रोब यूज़ करते हैं। प्रोब क्या होता है, जो हमारा, अभी हम बात करेंगे VNTR की, वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स। ये देखो पहले क्या होता है, वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स। पर्टिकुलर कोई रिपीट है GATC, ये पर्टिकुलर रिपीट डीएनए के अंदर GATC, सपोज वैसे वी आर टॉकिंग अबाउट मिनी सैटेलाइट, तो लंबा सीक्वेंस होगा, बट ऐसे ही समझाने के लिए मैं बताती हूँ। एक पर्टिकुलर ये सीक्वेंस है GATC, मेरे अंदर 50 टाइम्स रिपीटेड है, हो सकता है आपके अंदर वो 525 टाइम्स है, किसी और के अंदर वो 500 टाइम्स रिपीटेड है, किसी में 4 टाइम्स रिपीटेड है, किसी में 10 टाइम्स रिपीटेड है। उस पर्टिकुलर सीक्वेंस का रिपीटिशन हर किसी में अलग अलग बार है। वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स, कोई पर्टिकुलर फिक्स्ड रिपीट है जिसका रिपीटिशन का नंबर हर किसी में वैरी कर रहा है। वो पर्टिकुलर रिपीट कितने बार रिपीट होगा वो सभी में वैरी कर रहा है उसका नंबर, ठीक है। किसी फिक्स्ड रिपीट का नंबर हमेशा हर इंडिविजुअल में वैरी कर रहा है कि वो कितने बार रिपीट होगा। दैट इज वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स, VNTR। VNTR समझ में आया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। VNTR फुल फॉर्म बहुत पूछ लेते हैं। वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट, फिक्स्ड रिपीट जिसका रिपीटिशन, नंबर ऑफ रिपीटिशन सभी में डिफरेंट है। अब ये किस कैटेगरी में आता है, इट कम्स इनटू मिनी सैटेलाइट कैटेगरी। हमने सैटेलाइट डीएनए को 2 कैटेगरीज में किया था, माइक्रो बहुत छोटे वाले, मिनी थोड़ा सा बड़े वाले। तो ये मिनी सैटेलाइट कैटेगरी में आता है VNTR, याद रखोगे। अब अगर हम इस VNTR को रेडियो लेबल करते हैं, ये प्रोब बन जाता है, मींस नॉन सेगमेंट का कॉम्प्लीमेंट्री लेंगे और उसको रेडियो लेबल कर देंगे, ताकि हम ज़रूरत के टाइम हाइब्रिडाइज करा सकें अपने डीएनए सैंपल्स जो हमने लिए हैं, तो हम उसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे। VNTR वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट जो भी है हमें पता है, उसका कॉम्प्लीमेंट्री सेगमेंट हम सिंगल स्टैंडर्ड ले लेंगे, सैटेलाइट डीएनए एज प्रोब ले लेंगे। ये भी हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। ये जो एलेक्स ज़ैफरी ने क्या किया था, उन्होंने सैटेलाइट डीएनए को प्रोब की तरह लिया था, और ये पता है आपको, ये हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म शो करता है। VNTR हमने देख लिया कि सभी में अलग अलग नंबर ऑफ टाइम्स रिपीटेड है। फिर क्या करेंगे, सदन ब्लॉटिंग में अभी समझाऊंगी आपको। सीधा हम आते हैं स्टेप्स पे। स्टेप्स क्या होंगे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के? एक्चुअली जब आप बायोटेक्नोलॉजी पढ़ते हो तो वही सेम स्टेप्स वहाँ पर भी होते हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी को पढ़ने के बाद ये चीज़ बहुत इजी हो जाती है, पर अभी आपने बायोटेक्नोलॉजी नहीं पढ़ी, आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड। सबसे पहले क्या करते हैं, हम किसी सेल में से, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए है, हमें डीएनए आइसोलेट करना है। हम उसकी सेल वॉल है अगर, तो सेल वॉल हटाएंगे, ह्यूमन बींग में सेल वॉल नहीं है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हटाएंगे, साइटोप्लाज्म का सब कुछ हटा देंगे, उसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हटाएंगे। किसी तरह वी हैव टू आइसोलेट दिस डीएनए। फर्स्ट स्टेप इज आइसोलेशन ऑफ डीएनए। क्या करते हैं, आप सोच रहे हो हम कैसे हटाएंगे, तो वी यूज मेनी टाइप्स ऑफ एंजाइम्स।
बहुत तरह के एंजाइम्स यूज़ करते हैं सेल वॉल को काटने के लिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जैसे लिपिड की है लाइपेज यूज़ कर लेंगे, तो हर सेल के सारे कंपोनेंट्स को हटाने के लिए एंजाइम्स यूज़ करेंगे तो सारी चीज़ें हट जाएंगी, डीएनए को हम आइसोलेट कर लेंगे। फर्स्ट स्टेप इज आइसोलेशन ऑफ डीएनए, बिल्कुल क्लियर है। अब ये जो डीएनए हमको मिल गया, ये जो डीएनए हमको मिल गया तो बहुत लंबा है, बहुत लंबा है, आपको पता है ऑलरेडी, इट्स वेरी लॉन्ग। ये बहुत लंबा डीएनए है तो हम इसको कुछ नहीं कर सकते, एज अ होल हमें कंपेयर नहीं करना है। व्हाट वी हैव टू डू, हम इस लंबे से डीएनए को काट देंगे। काटने के लिए हमें कुछ सीजर्स चाहिए। सीजर्स क्या होती है? मॉलिक्यूलर सीजर्स। आप पढ़ोगे फिर से बायोटेक्नोलॉजी में, मॉलिक्यूलर सीजर्स होती हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज। ये क्या होते हैं? ये एंजाइम होते हैं। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम होते हैं जो डीएनए को कहीं अंदर से बीच में काट देते हैं। अभी ऐसे ही समझ लो, एंडोन्यूक्लियस न्यूक्लियस को यानी डीएनए को अंदर से कहीं बीच में से काट देते हैं, रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, काट देते हैं। तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या करेगा? एंजाइम डीएनए को छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में तोड़ देगा। सेकेंड स्टेप है डाइजेशन ऑफ डीएनए बाय रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस। क्लियर है? एंजाइम यूज करके डीएनए को काट देंगे। काट लिया तो बहुत ढेर सारे डीएनए के पीसेस हो गए हमारे पास, स्पूलिंग से उनको निकालेंगे और फिर अब हमें चाहिए डीएनए के फ्रेगमेंट्स को हम सेपरेट कर पाएँ। तो डीएनए के फ्रेगमेंट्स को सेपरेट करने के लिए हम यूज़ करते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ये भी आपके लिए एकदम नई सी चीज़ है। देखो क्या करते हैं, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में ऐसे करके एक प्लेट होती है, यहाँ पर ये वेल है, वेल यहाँ पर हम डीएनए सैंपल जो हमने काट के रखे हैं वो डीएनए सैंपल हम यहाँ पर डालते हैं। यहाँ पर कुछ प्लेट होती है, ठीक है, यहाँ पर कुछ हम मीडियम यूज़ करते हैं। व्हाट इज दिस मीडियम? दिस इज एगरोज जेल। क्या यूज़ करते हैं? जेल, एगरोज जेल। ये कुछ यहाँ पर एगरोज जेल है, पहले ब्लैक ही था, वही रहने देते। एगरोज जेल, व्हाट इज दिस? दिस इज एगरोज जेल। ठीक, हमने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की है, यहाँ पर जेल क्या लिया है? जेल है एगरोज जेल। एगार अगर आपने सुना है ना, एक एल्गी होता है उसमें से निकालते हैं, तो एगरोज जेल हमने प्लेट ली है। फिर यहाँ पर क्या होता है? डीएनए नेगेटिवली चार्ज्ड है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज की तरफ डीएनए मूव करता है। क्या डीएनए किस बेसिस पे मूव करता है? अपने साइज के बेसिस पे मूव करता है। जो सबसे बड़ा है, लंबा डीएनए सेगमेंट है, जो मोटा ताज़ा है डीएनए का सेगमेंट, वो तो यहीं पे रह जाएगा ना। जो मोटा ताज़ा डीएनए का सेगमेंट है, लंबा सा है, वो ऊपर ही रह जाएगा। जो छोटे छोटे हैं वो जल्दी से भाग पाएंगे ना, मोटे ताज़े लोग ज़्यादा भाग नहीं पाते, तो लंबा डीएनए सेगमेंट ऊपर ही रह जाएगा। स्मॉलेस्ट विल मूव फारदेस्ट। जो सबसे छोटा डीएनए सेगमेंट है वो सबसे दूर तक जाएगा। स्मॉलेस्ट डीएनए फ्रेगमेंट विल मूव द फारदेस्ट। ये है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। मैंने शॉर्ट में बताने की कोशिश की है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से हमने क्या किया है? डीएनए के फ्रेगमेंट्स को सेपरेट कर लिया है। अब क्योंकि ये जो जेल है, एगरोज जेल, ये कोई परमानेंट चीज़ नहीं है, ऐसी टेम्परेरी चीज़ है। हमें तो अभी लंबा काम करना है, हमको इसको किसी परमानेंट चीज़ पे ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे? हम उसको किसी परमानेंट प्लेट पे ट्रांसफ़र कर लेंगे, ऑब्टेन कर लेंगे। इस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को ऐसे करके हम किसी दूसरी प्लेट पे ऑब्टेन करेंगे। किस प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे? नाइट्रोसेलुलोज की बनी हुई या नायलॉन की बनी हुई प्लेट पे ऑब्टेन कर लेंगे। इसको बोलते हैं सदर्न ब्लॉटिंग। सदर्न ब्लॉटिंग है, हम डीएनए फ्रेगमेंट्स जो सेपरेट हुए थे उसको किसी दूसरी सिंथेटिक मेम्ब्रेन पे ऑब्टेन कर लेंगे, जैसे कि नाइट्रोसेलुलोज और नायलॉन। ऑब्टेन कर लिया, अब हम उसको अच्छे से स्टडी कर पाएंगे। अब हमने जो प्रोब, रेडियो लेबल्ड प्रोब लिया था, VNTR प्रोब लिया था, उसको भेज देंगे हाइब्रिडाइज कराने के लिए। यहाँ पर हमको डीएनए के अलग अलग फ्रेगमेंट्स मिल गए, अलग अलग साइज के। फिर हमें दिखाई नहीं दे रहे अभी वो फ्रेगमेंट्स, हमने रेडियो एक्टिविटी डाली है, रेडियो लेबल्ड प्रोब भेजे हैं, तो वो प्रोब जाके जहाँ कॉम्प्लीमेंट्री होगा वहाँ पर जाके हाइब्रिडाइज कर लेगा, बाइंड कर लेगा। अब हमको दिखाई देगा जब हम ऑटो रेडियोग्राफिक प्लेट पर लेंगे इसको। जब हम इसको ऑटो रेडियोग्राफिक प्लेट पे लेंगे, यानी एक्सरेज डालेंगे इसके ऊपर, वहाँ पर हमने उसको इथीडियम ब्रोमाइड से स्टेन किया था। बायोटेक्नोलॉजी में आप पढ़ोगे कि हम इथीडियम ब्रोमाइड से स्टेन करते हैं, क्योंकि दिखेगा नहीं ना, फिर यूवी रेज डालेंगे तो ऑरेंज कलर का वो शाइन करेगा, हमको दिखाई देगा। ये भी अभी तक दिख नहीं रहा था, हम क्या करेंगे? VNTR प्रोब से हाइब्रिडाइज कराएंगे और फिर
ऑटो रेडियोग्राफिक प्लेट पे देखेंगे, यानी एक्सरेज डालकर देखेंगे तो चमकते हुए दिखाई देंगे हमको डीएनए के डिफरेंट फ्रेगमेंट्स। क्या स्टेप्स हैं? डीएनए को हमने आइसोलेट करा है, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से उसको कट कर लिया है, डाइजेस्ट कर लिया है, छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स को जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से हमने सेपरेट कर लिया है, फिर उसको नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन पे ऑब्टेन कर लिया है, और फिर हाइब्रिडाइज कराया है, और फिर हमने उसको ऑटो रेडियोग्राफिक प्लेट पे देख लिया है। अब हम कंपेयर करेंगे। एक और स्टेप है, कभी कभी ज़रूरत पड़ती है और कभी कभी नहीं ज़रूरत पड़ती है। हम डीएनए को, जो डीएनए है उसको, डीएनए सैंपल को हम एम्पलीफाई भी कर सकते हैं यूजिंग पीसीआर। ये भी हम पढ़ेंगे वहीं बायोटेक्नोलॉजी में। पीसीआर इज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, लंबी कई सारी रिएक्शंस हम कराते हैं जिससे डीएनए सैंपल, अगर हमें क्राइम सीन से बहुत थोड़ा सैंपल भी मिला है तो हम उसको एम्पलीफाई कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इस पे आ जाते हैं। जो भी अभी तक हमने समझा है, क्या है VNTR है, वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स। सपोज यहाँ पर कोई एक पर्टिकुलर रिपीट है, ये रेड कलर से है, ये हम में 2 क्रोमोसोम होते हैं, एक फादर का एक मदर का। ये पैटर्नल क्रोमोसोम है, ये मैटरनल क्रोमोसोम है, ठीक है। तो ये पैटर्नल है, ये मैटरनल है, सिंपल बात है। यहाँ पर ये 3 टाइम्स रिपीटेड है, ये 4 टाइम्स रिपीटेड है। यहाँ पर ये 11 टाइम्स रिपीटेड है, ये 9 टाइम्स रिपीटेड है। फिर देखो येलो वाला तो मोर और लेस सिमिलर है, तो छोड़ते हैं, हम ब्लू पे आ जाते हैं। ब्लू वाला देखो, ये 5 टाइम्स रिपीटेड है, ये 10 टाइम्स रिपीटेड है, ये 5 टाइम्स है, ये 2 टाइम्स है, ठीक है। एक पर्टिकुलर सेगमेंट क्रोमोसोम नंबर 7 पे कोई पर्टिकुलर सीक्वेंस 3 टाइम्स रिपीटेड है और वो दूसरे क्रोमोसोम में 4 टाइम्स है। किसी दूसरे इंडिविजुअल के सेम 7 क्रोमोसोम नंबर पे वही सीक्वेंस 11 टाइम्स रिपीटेड है। एज आई टोल्ड यू ना, वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स, सेम तरीके का सेगमेंट है, सेम तरह का रिपीटेशन है, पर कितने नंबर ऑफ टाइम्स रिपीटेड है वो सब में अलग अलग है। दिस इज वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट। फिर येलो वाला हमने देखा, वो मोर और लेस सेम है। हम ब्लू पे आते हैं, तो ब्लू वाला सेगमेंट क्या है, देखो 5 टाइम्स रिपीटेड है। किसी इस इंडिविजुअल के क्रोमोसोम नंबर 16 में ये 5 टाइम है, पापा वाले क्रोमोसोम से, जो पापा से ऑब्टेन किया और जो मम्मी से ऑब्टेन किया उसमें 10 टाइम्स रिपीटेड है। हमारा 50% फादर से मैच करता है, 50% मदर से। तो एक क्रोमोसोम एग्जैक्टली फादर को मैच कर रहा है, दूसरे इंडिविजुअल बी के सेम 16th क्रोमोसोम पे वो 5 टाइम रिपीटेड है और दूसरे क्रोमोसोम पे वो 2 टाइम्स रिपीटेड है। अब हमने सारे स्टेप्स फॉलो करते हुए डीएनए को आइसोलेट करके, एंजाइम से कट करके, उसको सेपरेट करके, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पे हाइब्रिडाइज करा के ऑटो रेडियोग्राफिक प्लेट पे देख लिया। तो अब हमें कलरफुल से ऐसे चमकते शाइन करते दिख रहे हैं। ऐसे कलर्ड नहीं दिखेगा, पर आपके समझाने के लिए इजीली यहाँ पर ड्रॉन है। अब देखो, ये देखो 11 नंबर बी इंडिविजुअल का अगर हम बना रहे हैं तो 11 नंबर पे देखो, 11 नंबर पे ये आया, 11 नंबर पे रेड कलर का सबसे पहले ये दिख रहा है ना, सबसे बड़ा ऊपर रहेगा, छोटा नीचे जाएगा। फिर 9 नंबर पे देखो 9 ये है, फिर देखो ये कुछ बड़ा येलो है, हमने काउंट नहीं किया था, 8 है ये येलो, और फिर येलो ये ब्लू देखें अगर हम, तो ब्लू देखो, ये चीज़ बच्चों को समझ में नहीं आती है, साल पूरा पार हो जाता है, ये समझ में नहीं आता। ध्यान से देखो, हम बी इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं, बी इंडिविजुअल में ब्लू वाला 5 है, 5 ढूंढो, 5 टाइम्स रिपीटेड है ये, तो 5 नंबर पे यहाँ आया, 2 में यहाँ आया, मीन्स छोटा साइज है ना डीएनए का सेगमेंट, तो सबसे दूर जाएगा, 2 नंबर वाला सबसे दूर जाएगा। इस तरीके से हमको साइज के बेसिस पे ये ऑब्टेन हो जाएंगे डीएनए फ्रेगमेंट्स। हम ए इंडिविजुअल पे आते हैं। ए इंडिविजुअल में ब्लू की पहले ब्लू की बात कर लेते हैं क्योंकि ब्लू पेन है यहाँ पर अभी। 5 नंबर ये हमें मिला और 10 नंबर हमको, सॉरी इस पे आते हैं, बी, ये ए इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं, 10 ये मिला हमको, 10 और 5 हमको ये मिला, ठीक है। 5 के सामने 5 है, 10 के सामने 10 है। येलो और रेड भी सिमिलरली बना लोगे आप। रेड, येलो रेड देखो, ए इंडिविजुअल में रेड कितना है, 3 और 4 और ये 3। इज दैट क्लियर? ए और बी इंडिविजुअल का हमने, जो हमें ये सी इंडिविजुअल है जो हमें क्राइम सीन से मिला डीएनए, हमें क्राइम सीन से ब्लड सैंपल मिला, ये मिला क्राइम सीन से, तो इसका हमने अलग ले लिया है।
जिन लोगों पे हमें डाउट है, जो सस्पेक्ट हैं हमारे, उनके हमने ABCD जितने भी लोगों के DNA सैंपल ले लिए हैं, फिर हम इस C वाले के साथ कंपेयर करेंगे। आप देखो कंपेयर करके इस C इंडिविजुअल का DNA पैटर्न किसके साथ मैच कर रहा है, किसके साथ सबसे ज़्यादा मैच कर रहा है, A के साथ या B के साथ? जल्दी से बताओ कौन है क्रिमिनल यहाँ पर, किसके साथ मैच कर रहा है? C का मैच कर रहा है, C का मैच कर रहा है एग्जैक्टली देखो इस B वाले इंडिविजुअल के साथ, कोई डाउट नहीं है, ये B वाले इंडिविजुअल का ही ब्लड सैंपल वहाँ पर पड़ा है, तो पूरे चांसेस हैं कि इसी ने मर्डर किया होगा। इज दैट क्लियर? ये वाला डायग्राम आपके NCERT का है और ये बच्चों को साल भर समझ में नहीं आता, प्लीज़ ध्यान से इस चीज़ को समझ लो। ये क्या है? ये DNA फिंगरप्रिंटिंग है। DNA के उस पर्टिकुलर सेगमेंट को, किसको देख रहे हैं? VNTR को देख रहे हैं, उसको भी हमने हाइब्रिडाइज करा लिया है, फिर ऑटो रेडियोग्राफिक प्लेट पे हम उसको देख रहे हैं और जो क्राइम सीन से मिला है उसके साथ मैच कर रहे हैं। पैटर्निटी टेस्टिंग के लिए करते हैं, हमको पता है 50% फादर का, 50% मदर का। यहाँ पर देखो ये है अगर मदर का, मदर यहाँ ब्लू कलर से रिप्रेजेंट किया है, फादर का येलो कलर से, तो बच्चों में क्या होगा? मदर ब्लू भी आएगा, येलो भी आएगा जब ये फर्टिलाइजेशन हुआ है। यहाँ पर आप देखो स्पर्म रेड कलर का है, मीन्स कोई और फादर है। यहाँ पर ये एकदम अलग सेगमेंट मिल रहा है, मीन्स इस बंदे का कोई अलग फादर है। इस बच्चे का येलो और रेड सेम पेरेंट्स हैं, यहाँ पर मदर भी कोई और, फादर भी कोई और, बिल्कुल अलग ही हमको ग्रीन कलर मिल रहा है। कलर नहीं होता है, कलर रिप्रेजेंट किया है, पर जो रिपीटिशन वाला सेगमेंट होगा वो बिल्कुल अलग मिलेगा, यहाँ पर मैचिंग नहीं मिलेगी। आप क्लियरली इसको हाइब्रिडाइज करा के देख सकते हो तो आपको मिल जाएगा। यहाँ पर तो आपको मदर फादर दोनों का ही कॉम्बिनेशन मिल जाएगा, पर यहाँ पता चल जाएगा कि मदर तो सेम है, बायोलॉजिकल मदर, पर फादर कोई और है। यहाँ पर मदर फादर कोई और है, ये बच्चा ही किसी और पेरेंट्स का है। ठीक है, तो इस तरीके से बायोलॉजिकल फादर की या पैटर्निटी टेस्टिंग भी हो सकती है और क्रिमिनल का भी पता लगाया जा सकता है। दिस इज ऑल अबाउट DNA फिंगरप्रिंटिंग। थैंक यू।